दोषी सलमान खान आज बड़ी देर तक अदालत में मौजूद रहे, पसीने पसीने होते रहे और उन्हें आखिरी उम्मीद जो मिली वो मिली हाईकोर्ट से, जिसने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। सुबह 9:47 पर अभिनेता सलमान खान बांद्रा बैंडस्टैंड स्थित अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकले। सी लिंक के रास्ते पिछले दरवाजे से 11 बजे कोर्ट रूम में दाखिल हो गए। उनसे पहले सलमान के दोनों भाई अरबाज खान और सोहेल खान भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। बहनें अलवीरा और अर्पिता भी कोर्ट आई थीं। सुबह ठीक 11:10 पर जज साहब सेशंस कोर्ट के रूम नंबर 52 में पहुंचे। आते ही उन्होंने सलमान की तरफ मुखातिब होकर कहा, आप गाड़ी चला रहे थे, आपके खिलाफ लगे सारे आरोप सही साबित होते हैं, आप दोषी करार दिए जाते हैं। सलमान ने सिर झुकाकर सारी बातें सुनी। इसके बाद शुरू हुआ सजा की अवधि पर जिरह का दौर। सलमान के वकील ने लगभग 1 घंटे तक अपनी बातें रखी। नंदा केस और अलिस्टर परेरा केस के बारे में बताया। सलमान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की भी चर्चा की। Learned advocate for the accused Salman Khan argued that सलमान के वकील ने दलील दी कि अब तक के अदालती फैसलों के साथ ही सलमान ने की हुई समाज सेवा के चलते उनकी सजा कम की जाए। were done by Mr. Salman Khan and the attending circumstances. लगभग 12:35 पर जज WB देशपांडे ने कहा कि वो फैसला 1:10 पर सुनाएंगे। कोर्ट को ठीक 1:10 पर फैसला सुनाना था, लेकिन तभी एक बात हुई, कोर्ट रूम की बिजली चली गई। शायद इसी वजह से जज साहब ने लगभग 1:30 बजे फैसला सुनाया। Given the sentence of 5 years RI for the अलग अलग धाराओं के तहत सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें कुछ सजा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी है और इसी के साथ जुर्माना भी लगाया गया है plus a fine. फैसले को सुनते ही सलमान बहुत उदास हो गए। जज साहब के जाने के बाद उन्होंने कटघरे में कुर्सी मंगाई और वहीं बैठ गए। फैसले के बाद सलमान थोड़ा परेशान दिखे, तभी आंसू की 2 बूंदें उनकी आंखों से ढलक आईं। भाई बहन दौड़कर कटघरे के पास आए, लेकिन सलमान ने खुद को संभाल लिया। उसके कुछ देर तक परिजनों और वकील से बातचीत की, लेकिन कुल मिलाकर रियल लाइफ का ये दबंग रियल लाइफ में कटघरे में बेबस और लाचार ही नजर आया। शायद यही हर गुनहगार की नियति है। कानून सितारों और आम आदमी में फर्क नहीं करता। मुंबई से सुनील सिंह के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और हम इसके पहले की जो सरकारी पक्ष है यानी कि प्रोसिक्यूशन है उसकी तारीफ वाली एक पैकेज बताएं, उसके पहले हम बात करना चाहते हैं प्रदीप घरत से, जो कि विशेष सरकारी वकील हैं इस पूरे मामले में और आज सुबह से इस केस में लगे हुए हैं। काफ़ी अरसे से वो बहुत मेहनत के बाद अदालत पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी जिरह में कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन घरत साहब, आज एक जो बड़ा सवाल, आपने इतनी मेहनत की उसके बाद भी ये उठ रहा है कि अचानक से जो जितनी तेजी से मुंबई में कहा जाता है बेल नहीं मिलती, उतनी तेजी से बेल मिल गई। ये अब तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वजह हुई कि जब अदालत के अंदर आप एक तरीके से प्रोसिक्यूशन का वकील ये कह सकता था कि जज साहब आप ऑर्डर एक साथ दे दीजिए जिसमें जमानत, जिसमें सजा का प्रावधान भी हो और जिसमें दोषी और कन्विक्शन की बात भी एक साथ हो, क्या आप वो जिरह नहीं कर सकते थे जज के सामने? देखिए, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो इस आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंसेस है वो प्रूव करना और उसके बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा देने के लिए न्यायालय को विनती करना। उसके बाद जो हाईकोर्ट में हुआ उसके लिए मैं हाजिर नहीं था, लेकिन मेरी जो सोच है उसके तहत ऐसा लगता है कि इन्होंने सजा का अनाउंसमेंट होने के पहले ही उनका अर्जी तैयार रखा होगा और जैसे ही यहाँ सजाई उन्हें सुनाई, जैसे ही यहाँ उनको सजा सुनाई गई, इमीडिएटली इन्होंने हाईकोर्ट अप्रोच किया होगा और 4 बजे जो अर्जेंट मैटर जब लिए जाते हैं तो उस समय ये मैटर न्यायालय के सामने रखी होगी। लेकिन उस समय सबमिशंस क्या हो गए, हमारे जो सरकारी वकील थे उनका क्या कहना था, इसके बारे में अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन क्या वजह हुई? क्योंकि देखिए, जब अबू सलीम का एक केस आया था अदालत में, उस वक्त में भी ठीक इसी तरीके की कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठा सकता था एक्यूज। तो तब जो विशेष सरकारी वकील थे उन्होंने एक तरीके से जज के सामने जाकर बोला कि इसका फायदा अदालत की इस कार्रवाई का फायदा जिसमें जज साहब वक्त ले रहे हैं किसी भी जजमेंट को सुनाने में, सजा को सुनाने में, उसका फायदा किसी दोषी को न मिल जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वक्त ले लिया जाए। क्या आपके पास, आप तकनीकी आधार पर ही हमें बता दीजिए कि क्या आपके पास तकनीकी रूप से यह बात कहने का अधिकार था या नहीं कोर्ट के अंदर कि इस केस की जो
सजा की सुनवाई है वो अगले दिन की जाए, यानी कि कल की जाती है। और उसके बाद आसान नहीं होता किसी भी दोषी के लिए इस तरीके से अदालत की पेचीदगियों का फायदा उठाकर झटपट बेल ले लेना। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं हाईकोर्ट में इस केस में वकील नहीं हूँ, मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर वहाँ नहीं हूँ। तो वहाँ जो प्रोसिक्यूटर थे, जो चीफ प्रोसिक्यूटर अपीयर हो गए, उनका इस मामले में क्या कहना था वो मुझे मालूम नहीं है। और अगर उन्होंने किस तरह से इसमें पेशगी करनी चाहिए थे वो खुद ही अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन घर साहब, मैं हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी अदालत की बात कर रहा हूं कि क्या आप अपनी अदालत में इस तरीके से जज से गुहार नहीं लगा सकते थे कि इससे गलत मैसेज चला जाएगा कि जिस तरीके से कानून जो बचाव पक्ष की स्ट्रेटजी है उसके मुकाबले सरकारी पक्ष की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही थी। जिस तरीके से लोगों को लगने लगा है कि इतनी तेजी से सिर्फ आप अगर सेलिब्रिटी हैं तो आपको ही इंसाफ मिल सकता है, और आपका अगर केस ज्यादा पेचीदगी भरा है तो 12 साल तक कोर्ट में घिसट सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके पास कुछ विकल्प मौजूद थे या सरकारी पक्ष के पास कुछ विकल्प मौजूद थे और उनका इस्तेमाल नहीं किया गया? नहीं, देखिए, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा उत्तरदायित्व था इसमें, देखिए, आज सुबह 11 बजे केस रखी थी न्यायालय ने, और इस न्यायालय माननीय सेशंस कोर्ट ने भी बरोबर 11 बजे जब जैसे ही जज महाशय न्यायालय में बैठे, उन्होंने पहली जो केस पुकारी वो यही केस पुकारी। सलमान खान को कटघरे में बुलाया, उनको न्यायालय ने बताया कि वो गिल्टी पाए गए हैं, उनके खिलाफ अपराध जो है वो प्रूव हो गए हैं और उनको न्यायालय सजा देनी चाहती है। उसके बाद उन्होंने दोनों जो पक्ष थे उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा, और उनके जो सलमान खान के जो वकील थे उन्होंने बहुत टाइम तक, लगभग 1 घंटे तक उनकी आर्ग्यूमेंट चालू थी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर आर्ग्यूमेंट करते रहे और उधर उनका कुछ अर्जी तैयार हो, एक बार उनको समझा कि उनको कन्विक्ट किया गया, ऐसा भी उनका स्ट्रैटेजी हो सकता है। लेकिन न्यायालय ने भी 3-4 बार उनको वार्निंग दी कि उनको सजा के ही बारे में कहना चाहिए। लेकिन अगर वो बहुत सारी बातें सजा के बारे में बताना चाहते थे तो न्यायालय भी उन्हें प्रतिबंध नहीं कर सकती थी। उनका कहना तो पूरा सुनना चाहिए ही था, और उस प्रकार न्यायालय ने उनका कहना सुना। उसके बाद हमारी बारी जब आ गई, हमने भी न्यायालय से ज्यादा शिक्षा, उन्हें सजा हो, इसके लिए हमने प्रार्थना की, और दोनों बाजू को सुनने के बाद न्यायालय ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा उन्हें दी। और जैसे ही 5 साल की सजा दी, हमारा जो उत्तरदायित्व था वहाँ खत्म हो गया और हम वहाँ से निकल गए। जी, तो जो कि क्योंकि बार बार जो जैसे हम उज्जवल निकम से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पेचीदगियों का फायदा उठाने में कामयाब रहा है बचाव पक्ष, और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष की जो कमजोरी अब नजर आती है वो ये कि वो उन दांव पेच के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं कि आपका उत्तरदायित्व तो वहां पर खत्म हो जाता है जहां पर दरअसल सजा का ऐलान हो जाए। आज जो बात अभी आपने कही है वो है सश्रम कारावास। आज हम लगातार अपने जो लाइव करते रहे, हमें कोर्ट की डिटेल रिपोर्ट नहीं मिली है, जो डिटेल कॉपी होती है वो नहीं मिल पाई है। अदालत में आपने जब अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे तो क्या अदालत ने इस बात को माना है कि जिसे कहते हैं कि सश्रम कारावास ही है ये सलमान खान के लिए, क्योंकि ये कहीं आज दिन भर की हमारी रिपोर्टिंग में दिख नहीं पाई ये बात? देखिए, हम सीधे बात पे विश्वास करते हैं। न्यायालय के सामने मेहनत से केस चलाना और मेहनत से जो कुछ है, अगर हम प्रोसिक्यूशन के लिए है तो केस प्रूव करना, डिफेंस के लिए है तो आरोपी को बचाने की कोशिश करना। हम जो बात कहते हैं मेहनत से करते हैं और सीधी तरीके से करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ टैक्टिक्स खेलने हो तो जो आदमी टैक्टिक्स खेलते हैं वही ऐसी बातें अच्छी तरह बता सकेंगे। मैं इस बात में कुछ बोल नहीं सकता। जैसे ही न्यायालय ने जजमेंट प्रोनाउंस की, मेरा काम प्रोसिक्यूटर करके खत्म हो गया। उसके बाद कोई एप्लीकेशन न्यायालय के सामने सबमिट करने के बजाय मुझे और कोई भी प्रोसिक्यूटर करके ना हक था, ना हक रहा है। जी बिल्कुल। गरज साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। आप
क्योंकि हम आपने जिस तरीके से मेहनत की है वो पैकेज भी लोगों को दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये पूरा केस आखिरी अंजाम तक पहुंचा है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ गहमा गहमी रही। कोर्ट के बाहर जितनी गहमा गहमी थी, आज कोर्ट के अंदर भी उतनी ही हलचल थी। अभिनेता सलमान खान के दोनों भाई अरबाज और सुहेल तो कोर्ट के अंदर मौजूद ही थे, उनकी बहन भी आई थी, पूरा परिवार था। जीजाजी अतुल जो अग्निहोत्री हैं वो भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। इस पैकेज को दिखाने के बाद एक बार फिर से प्रदीप जी से बात करेंगे और जानेंगे कि प्रोसिक्यूशन कैसे काम करता रहा। 2002 में हिट एंड रन केस में सलमान खान ने जो कुछ किया वो चार्जशीट में दर्ज है। कुल 27 गवाह सरकारी पक्ष की तरफ से पेश किए गए, लेकिन इस केस की कहानी किसी फिल्म की तरह नहीं पलटी। गवाहों की खरीद फरोख्त के इल्जाम नहीं लगे। 25 गवाह अपने बयान पर केस के आखिर तक कायम रहे और उनके एक एक बयान ने पुलिस की कहानी को मजबूत किया। रेन बार के ड्यूटी मैनेजर रिजवान ने जो कुछ देखा पुलिस को वही बताया। चश्मदीदों ने बताया कि कैसे सलमान खान ड्राइवर सीट से उतरे थे और कैसे मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस के सिपाही रविंद्र पाटिल ने भी कभी बयान नहीं बदला। वो इस पूरे मामले का शिकायत करता था। पुलिस भी लगातार केस को मजबूत करने में लगी रही। उसने जब नई धाराएं लगाने का फैसला लिया तो उसे साबित करने में पूरा जोर लगाया। और कोर्ट ने पुलिस का प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन था हर एक सेक्शन में दोषी पाया है, इंक्लूडिंग 304 पार्ट 2। तो ये हमारे लिए समाधान की बात है। फॉर्मली हमें ऑर्डर देखने दीजिए, फिर वी विल कमेंट। एक ऐसा वक्त आया था कि दस्तावेज नहीं मिल रहे थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, बार बार यहाँ से डांट सुननी पड़ रही थी। लग रहा था कि जैसे पूरा केस खराब हो गया है। जिस हिसाब की चीज़ें चल रही थी हम चाहते थे कि इसका डे टू डे हेयरिंग हो। काफ़ी समय से ये केस चल रहा था। पूरे समाज का भी इन चीज़ों में लक्ष्य रहता है कि कैसे सब चीज़ें चल रही है। पुलिस ने जो भी गवाह पेश किए उनमें से ज्यादातर मध्यम या गरीब तबके से हैं। पिछले 12 साल से वो इस केस की धुरी रहे। बिना किसी लाग लपेट के वो कई बार इन अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे। कई बार जिरह हुई, जज भी सवाल करते रहे, लेकिन अपने हिस्से का सच जस का तस ये तमाम लोग बताते रहे। उस समय वही कोर्ट ने पूछा मुझे कि उनके टेबल पे ड्रिंक सर्विस हुआ था कि नहीं और उन्होंने अल्कोहल पिया था कि नहीं। मैंने उनके टेबल पे ड्रिंक सर्विस हुआ था, जो बिल हमका सबमिट किए है कोर्ट के पास, उसमें कॉकटेल्स है, बकाडी है, कुछ फूड के आइटम्स है। उन्होंने वही जज ने पूछा था कि उन्होंने ड्रिंक पिया हुआ देखा था क्या। बोला कि टेबल पर जाने के बाद इतना एब्जॉर्व नहीं किया कि वो पिए हुए थे या नहीं, उनके हाथ में क्लियर लिक्विड ग्लास था। सच की इस लड़ाई में सिर्फ 2 लोगों के बयानों में तब्दीली आई। एक पुलिस कांस्टेबल जो सलमान के खून का सैंपल लेकर अस्पताल गया था और दूसरा आरटीओ का अफसर जिसने मौके पर जाकर गाड़ी का मुआयना किया था। रियल लाइफ के ये 25 हीरो अब देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और आज देख रहे थे अपनी गवाही का नतीजा। मुंबई से सुनील सिंह के साथ अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सलमान खान दोषी करार दिए गए, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था अगर गवाह अपनी बात पर अड़े न रहते और लगातार इस केस के जितने भी पहलू हैं उनको लेकर वो लोग अपनी बात सामने न रखते। सलमान खान के इस पूरे केस में हम आपको अब वो दलीलें बता रहे हैं जो सलमान खान की तरफ से दी गई और सरकारी पक्ष की ओर से दी गई, और इन दलीलों के आधार पर ये पूरा मुकदमा चला है। हमारे साथ ही सुनील और अनुराग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बात यानी कि एक ही गाड़ी पर बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष किस तरीके से अलग अलग दलीलें दे रहे थे। 13 सालों से इस मुकदमे में कई मोड़ आए, लेकिन 27 मार्च को आरोपी सलमान खान ने अदालत में जो बयान दिया वो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा था। सलमान खान ने अदालत को बताया कि ये बात सही है कि उस रात वो गाड़ी में मौजूद थे और दुर्घटना के बाद ड्राइवर की सीट की तरफ से नीचे उतरे। ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ी का बाईं तरफ का अगला दरवाजा जाम हो गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो गाड़ी खुद चला रहे थे। गाड़ी वो खुद नहीं बल्कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह चला रहा था। अभियोजन पक्ष ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा था तो ये बताने में इतने साल क्यों लग गए। 13 साल वो चुप क्यों बैठे? कभी भी ये बात सामने क्यों नहीं है कि कोई और आदमी गाड़ी चला रहा था और आदमी था तो वो कौन था? उसी दिन सलमान ने एक और बात कहकर सबको हैरान कर दिया कि उस रात होटल के बार में उन्होंने शराब नहीं पानी पिया था। हालांकि पुलिस का दावा है कि सलमान खान की मेडिकल रिपोर्ट में 0.62 ml शराब की पुष्टि हुई थी। अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए अदालत में उन्होंने उस रात के खाने का बिल भी पेश किया जिसमें चिकन और बकाडी रम का भी जिक्र है। ऐसा बोला जाता है कि आदमी झूठ बोल सकता है
परिस्थितियाँ कभी झूठ नहीं बोलती। अगर दोनों जगह वो पानी पिया है तो उनके खून में अल्कोहल कहाँ से आ गया? दारू, पानी का दारू कैसे बन सकता है? उस दिन अदालत में तकरीबन 3 घंटे चली सुनवाई में अदालत ने सलमान खान से तकरीबन 419 सवाल पूछे। सलमान ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं में दिए। मुकदमे में दूसरा अहम मोड़ 30 मार्च को आया, जब 13 साल बाद सलमान खान का ड्राइवर अशोक सिंह अचानक से अदालत में सामने आ गया। अशोक सिंह का दावा है कि जिस लैंड क्रूजर कार से हादसा हुआ उसे अभिनेता सलमान खान नहीं बल्कि वो खुद चला रहा था। सलमान भाई के कहने पर अशोक सिंह का कहना है कि उसने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को इस बात की सूचना भी दी। बाद में खुद बांद्रा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को सारी बात बताई, लेकिन वहां पारधी नाम के किसी पुलिस वाले ने उसे चुपचाप बगल में बैठने को कहा। बाद में उसे पता लगा कि इस मामले में सलमान खान को आरोपी बना दिया गया है। अशोक सिंह ने आगे बताया कि लिंक रोड से जब वो हिल रोड टी जंक्शन के पास पहुंचा ही था कि कार की बाईं तरफ वाला अगला टायर अचानक से फट गया और स्टीयरिंग जाम हो गई। नतीजा वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और कार फुटपाथ पर चढ़ गई। विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने उससे सवाल किया कि जब वो कार चला रहा था तो इतने सालों तक चुप क्यों रहा? अगर ये सच में अपराधी है तो इनके मन को कुछ तो लगता होगा कि मैं अपराधी हूँ, और जब किसी आदमी को मन को लगता है कि मैं अपराधी हूँ तो मेरे अपराध के लिए कोई और भुगतता रहे, ये आदमी सहन कर सकता है कि ये बात थी। बचाव पक्ष कह रहा है कि कार में सलमान खान, पुलिस सिपाही रविंद्र पाटिल और कमाल खान के अलावा चौथा शख्स मौजूद था। रेन बार के मैनेजर के साथ साथ दुर्घटना स्थल पर मौजूद गवाह रामाश्रय पांडे ने भी ये बात कही थी, लेकिन पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन था। सरकारी कहानी 3 लोगों में ही लॉक हो गई थी। अदालत में सलमान खान के वकील ने तर्क दिया कि गवाहों ने बताया है कि जब सलमान खान ड्राइवर की सीट की तरफ से नीचे उतर रहे थे, उसके बाद यहाँ आगे की दोनों सीटों पर कोई नहीं था, और जो उनका बॉडीगार्ड यानी पुलिस सिपाही रविंद्र पाटिल था वो यहाँ पहले से बगल में खड़ा था। जबकि अभियोजन पक्ष का केस यह है कि सलमान खान ड्राइवर की सीट पर बैठकर, यानी कि वो गाड़ी चला रहे थे, और उनका बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल यहाँ बैठा हुआ था। अगर ऐसा था तो वो सलमान खान के पहले यहाँ उतर नहीं सकता था, क्योंकि ये बायां जो दरवाज़ा है एक्सीडेंट के बाद वो जाम हो गया था, यानी ड्राइवर के उतरने के बाद ही वो यहाँ से उतर सकता था। इसका मतलब साफ है कि रविंद्र पाटिल पीछे कमाल खान के साथ बैठा हुआ था, सलमान खान यहाँ बैठे हुए थे, और जैसा कि पांडे डेयरी के जो विटनेस हैं, गवाह हैं, उन्होंने कहा है रामाश्रय पांडे ने कि उन्होंने 4 लोगों को देखा था, तो ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ था। ये बात जो है परिस्थितिजन्य सबूतों से भी साफ है। सलमान के वकील का दावा है कि इतनी सी बात को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, एक 5वीं कक्षा का पास विद्यार्थी भी इसे आसानी से समझ सकता है। इस मामले का सबसे अहम गवाह पुलिस सिपाही रविंद्र पाटिल के बयान के बाद ही मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले को 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत चलाने का आदेश दिया। पाटिल ने अपने बयान में साफ कहा था कि उस रात उसने सलमान से कहा वो गाड़ी धीरे चलाएं, आगे राइट टर्न है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सलमान ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। सलमान खान हिट एंड रन मुकदमा किस कदर तारीखों में उलझा रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसे मकाम तक पहुंचने में 13 साल लग गए। 28 सितंबर 2002 को हादसा हुआ और 21 अक्टूबर 2002 को बांद्रा कोर्ट में आरोप पत्र दायर हुआ। सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप भी शामिल था, इसलिए सलमान ने उसे पहले सत्र न्यायालय में चुनौती दी। उसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक मसला चला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 304 पार्ट 2 बनता है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट यानी बांद्रा के मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया। तब तक 4 साल गुजर चुके थे। इसके 5 साल बाद यानी 2011 में मजिस्ट्रेट ने पाया कि सलमान पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 पार्ट 2 के तहत आरोप बनता है। उसके बाद दिसंबर 2012 में मुकदमा सत्र न्यायालय में आ गया। सलमान ने एक बार फिर धारा 304 पार्ट 2 को चुनौती दी। सत्र न्यायालय ने उस धारा को बरकरार रखा और जुलाई 2013 को फिर से आरोप तय कर नए सिरे से मुकदमे की शुरुआत की। सलमान पर कुल 7 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें 304 पार्ट 2 गैर इरादतन हत्या से जुड़ी है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रावधान है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।